हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रात के 9 बजे मैं डेली इसी समय आपके बीच में उपलब्ध होता हूं। मेरे दोस्त कवर पेज पे दिख रहा होगा कि प्रोनाउन की सर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज लग चुकी है और उसमें अगर देखिएगा लेक्चर दूसरा है मेरे भाई। मतलब पहले लेक्चर को हमने एकदम बखूबी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। बार बार वो बताने की जरूरत नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, एक बार जुड़ जाइए अच्छे तरीके से और सभी एजुकेशनल ग्रुप में मेरे भाई शेयर कर दीजिएगा। वेलकम यू ऑल मेरे दोस्त, एक बार दमदार तरीके से सभी के पास शेयर कर दीजिए। आपको पता है सर कि क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। आपको थियरी नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए मेरे भाई। मैंने बोला ना, किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो, अगर मैंने बोला वो नाउन से क्वेश्चन है मेरे भाई, एक काम करना, नाउन की प्लेलिस्ट फ्यूचर बिल परिवार में जाके एक बार पढ़ लेना। जितनी सीरीज है 5 सीरीज है मेरे भाई, 250 प्लस कंसेप्ट दिए गए, मतलब हर एक सीरीज से टॉप 50 कंसेप्ट मैं आपको देता हूं। यहां होता है क्या मेरे भाई, एक प्रश्न होंगे और बनने वाले जितने प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, मतलब उस प्रश्न के पूरे निचोड़ और सारे कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे मेरे भाई। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए एक बार अच्छे तरीके से और दमदार तरीके से सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है कि कितनी महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है, ठीक है ना। तो सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्त। चलिए आज की सीरीज में देखते हैं कितने बेहतरीन प्रश्न लगाए गए हैं और सीरीज का आनंद उठाते हैं। अगर आपको पसीना बहाने का जुनून है मेरे साथ 1 घंटे का, तो जुड़ जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो चलिए आज देखते हैं पहला प्रश्न आपके बीच में क्या रख दिया गया है। बोला इट इज आई हु के बाद आपको फिल करना है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टी। मैं ऑप्शन आपको देता हूं, बताएंगे आप मुझे। बताइए इज आप रखेंगे कि एम रखेंगे मेरे भाई कि आर रखेंगे। आप इतने में ही मुझे बता दीजिए आप क्या फिल करोगे। इट इज आई, उसके बाद बोला फिल करना है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टी, क्या लगाना है, इज लगाना है कि एम लगाना है कि आर लगाना है। और एक चीज मैं बताऊं मेरे दोस्त, यहां पे मैं आपको केवल कंसेप्ट दूंगा, वो कंसेप्ट स्क्रीनशॉट कर लो, दिमाग में घुसा लो, कभी भूल नहीं सकते। हमेशा इसी बात को कहता हूं, एक जगह पढ़ो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप सिर्फ पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और क्या पूछा जाएगा वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जल्द से जल्द आप मुझे कमेंट करिएगा कि वो प्रश्न से पहले ही मेरे भाई जैसे ही आपकी स्लाइड दिखे, क्वेश्चन स्क्रीन पे जैसे ही दिखे, अपना आंसर अपने पास में रख लिया करो, ठीक है ना। इससे क्या होता है, आप अपने आप को जज कर पाएंगे सर के मिलते प्रश्न को, कितनी बेहतरीन हमारी तैयारी चल रही है और कितने अच्छे प्रश्न के जवाब हम दे पाए। बाकी मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या जवाब दे रहे होंगे, इस जवाब दे रहे हैं सर बोलने में अच्छा लग रहा है। इंग्लिश का यही दुर्भाग्य है, बोलने में अच्छा लग रहा है तो ग्रामेटिकल गलत है, वो फॉर्मली अच्छा लगता है। इनफॉर्मल अगर बात करेंगे तो स्पोकन लैंग्वेज होता है सर, बोलने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकल देखेंगे तो कुछ और हो जाता है। कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई। आप रिलेटिव प्रोनाउन का नाम सुने होंगे, किसका, आप रिलेटिव प्रोनाउन का नाम सुने थे, ठीक है ना। इसके पहले आपको मैं बता दूं, अगर प्रोनाउन आपको एकदम जड़ से पढ़नी है, जीरो लेवल से पढ़नी है मेरे भाई, तो अच्छे तरीके से जाइएगा इंग्लिश फाउंडेशन वाले प्लेलिस्ट में, इसको मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं। बाकी यहां समझिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड आपसे पूछेगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है भाई, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव से कुछ ज्यादा ही एग्जाम में क्या बोलते हैं, खास बन जाते हैं। यहां से कुछ ज्यादा ही प्रश्न पढ़े जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी पहली सीरीज में मैंने पूरा पोस्टमार्टम पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड प्रश्नों की किए थे, ठीक है ना। यहां रिलेटिव के देखिए क्या क्या प्रश्न आपसे पूछता है मेरे भाई। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मतलब संबंध बताएगा, ठीक है ना। ग्रामर में संबंध कौन बताता है, कंजंक्शन भी बताता है, लेकिन कंजंक्शन क्या काम करता है जानते हो। कंजंक्शन काम करता है जैसे ये S1 एक सेंटेंस हो गया और इधर मैं बोल दिया S2 2 सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। एक S1 और एक S2 दो सेंटेंस के बीच में क्या करेगा, दो सेंटेंस के बीच में मेरे भाई रिलेशन दिखाने का काम करता है। जैसे मैं कह दूं आई वांट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्लीज डू दिस, इसे आप करिए, ठीक है ना। अब आप ये समझिए आई वांट टू से, एक सेंटेंस हो गया, बीच में आपने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, मतलब इधर के S1 को इधर के S2 से आपने क्या किया, डू दैट, दोनों को जोड़ने का काम किससे किए हैं आप, दैट से किए हैं। तो यहां दैट एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है, किसके जैसा काम कर रहा है, कंजंक्शन के जैसा काम कर रहा है। लेकिन दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, एक ही सेंटेंस में आप संबंध दिखाने का काम करते हो। जैसे देखिएगा पीछे वाले प्रश्न में जैसा था, अभी चलूंगा उधर, पहले आप इतना अंतर समझ लीजिए। रिलेशन दिखाएंगे लेकिन दो सेंटेंसेस के बीच में दिखाएगा, कंजंक्शन हो जाता है। लेकिन अगर उसी सेंटेंस पे रिलेशन बताने का काम करेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। बेटा समझ रहे हो, क्लियर है। कौन कौन है सर, अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर लिया मेरे दोस्त, तो हु हो गया और आपका विच हो गया
और आपका दैट हो गया। ये हमारे क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया बच्चा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और समझना क्या, यहां से प्रश्न कितने पूछ सकते हैं अगली स्लाइड में बताता हूं, पहले ये अंतर आपने समझ लिया, ठीक है ना। आपको स्क्रीनशॉट क्या करना है, इधर आपको देखना है आरपी, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन समझिएगा बच्चा, ठीक है ना। होते कौन कौन से हैं उसको भी मैं लिख देता हूं, जैसे हु आ गया मेरे भाई, विच आ गया आपके बीच में, दैट आ गया, हुज भी होते हैं मेरे। पहले जितना समझिएगा जहां से प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कैसे पूछेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन से। हु विच दैट आपने नोट कर लिया, आरपी रिलेटिव प्रोनाउन समझना बच्चा, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन, ध्यान रखना है। जहां पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन लग गया उसके जस्ट सटा हुआ समझना, उसके पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करता है, वर्ब पूछने का काम करता है, मतलब उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में बताएगा कि इसके अकॉर्डिंग आप कौन सी वर्ब भरोगे। तो वहां आपको कितना सेंटेंस, कौन सा सब्जेक्ट समझना है, किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे। तो कॉन्सेप्ट समझो और इस ग्राफ को स्क्रीनशॉट करो। क्या सर ने कहा कि अगर आरपी से पहले जो नाउन और प्रोनाउन है उस सेंटेंस में मेरे भाई उसे के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा और किसी के अकॉर्डिंग आप नहीं लगा पाओगे। बात समझ गए कि नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट करना, जरा आपको प्रश्न में ले चलता हूं। कुछ बच्चे क्या सोच रहे, इट इज आई, उसके बाद हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टी, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने क्या सीखा कि आरपी के पहले जो नाउन या जो प्रोनाउन मेरे भाई दिख जाएगा इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। आपने ये ग्राफ सीख लिया बच्चा, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच्चे इस जवाब देते होंगे, आर देते होंगे, लेकिन यहां क्या होगा मेरे भाई, यहां एम सही हो रहा है। कैसे हो रहा है देखना, आपको यहां हु दिखा, हु क्या हो गया मेरे भाई, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। देखना इससे सटा हुआ कौन सा है, इसे सटा हुआ मेरे भाई आई है, और आई के अकॉर्डिंग इज भी नहीं लगेगा, आई के अकॉर्डिंग आर भी नहीं लगेगा, आई के अकॉर्डिंग हमारा सही क्या हुआ, एम सही हुआ। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है। कैसे करोगे मेरे भाई, ये ग्राफ आपके बीच में रहेगा कि नहीं, जो भी मैंने ग्राफ बनाया बताइए ये आपके बीच में रहेगा कि नहीं। ये ग्राफ आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पहला तरीका क्या है कि वर्ब पूछेगा मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन से। दूसरा तरीका इसका क्या होता है जानते हैं, दूसरा तरीका आपको यही बताना होगा कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हमको भरना होगा, ऐसे फिल करके आपसे पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं बता रहा हूं मेरे भाई, थोड़ा एक प्रश्न और मुझे बता दीजिएगा, अगर ये आपको समझ में आएगा तभी आप कर पाओगे। जल्द से जल्द बताना। अगर मैं कह दिया द बुक्स दैट आई बॉट yesterday कॉस्टली, इसके मैं ऑप्शन बना देता हूं। एक चीज बताऊं, नॉर्मल नहीं समझना है मेरे भाई, अगर सत्यम सर ने लिखा है तो एकदम ये खोल के जवाब देना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। और बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे भाई, ये नहीं कि सर ने अभी कंसेप्ट बताया मैं तुरंत ध्यान छाप दूंगा, ध्यान से एकदम समझदारी से आपको जवाब देना है, ठीक है ना बेटा। चलिए आप मुझे बताइएगा, वॉज, वर, इज, आर। अब इन चारों में आपको मुझे बताना है क्या हो सकता है। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। द बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे वाज कॉस्टली, वर कॉस्टली, इज कॉस्टली, आर कॉस्टली। क्या करना है, जल्द से जल्द आप जवाब दीजिएगा, जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में जवाब देंगे और मैं कह रहा हूं गलत कर जाओगे आप, ठीक है ना। कंसेप्ट सर ने क्या दिया, दैट हमारा क्या है सर, दैट हमारा आरपी है। क्या है, दैट हमारा सर आरपी है। चलिए मान लिया आरपी के पहले मेरे भाई जो भी नाउन या जो भी प्रोनाउन आ गया, तो आरपी के पहले द बुक्स हमारा नाउन है जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा प्लूरल है। क्या है सर, प्लूरल है, यानी सिंगुलर ऑप्शन सारे गलत कर दो। चलो सिंगुलर ऑप्शन सारे गलत हो गए, बचे केवल दो ऑप्शन ना। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में आर भी मार दिए होंगे, आर भी लगा दियोगे, उनको मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई आर भी गलत है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर प्लूरल में तो आर भी आ रहा है, आर गलत क्यों करें। बच्चा यहां आपको यस्टरडे दिख रहा होगा, यस्टरडे ये चीज शो करता है कि सेंटेंस पास्ट में है, तो आर हमारा प्रेजेंट होता है भाई, आपको पता होगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, वर कॉस्टली करना होगा। बच्चा समझ गए कि नहीं, आपने प्लूरल अब कैसे लगाया कि सर ये आरपी है, आरपी के पहले जो हमारा नाउन है वो प्लूरल है, तो लाइक एज ए सब्जेक्ट, लाइक एज ए वर्ब, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या होगा। क्लियर हो कि नहीं, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से सर अगर हमसे वर्ब पूछेगा तो हम बता लेंगे। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है ना। बाकी इसका अगला जो पॉइंट है कि रिलेटिव प्रोनाउन ही पूछेगा कि सेंटेंस में क्या लगेंगे, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पहले ये मेंशन करिए, एक बार थंब इंप्रेस करिए कि ये समझ में आया कि नहीं मेरे भाई,
ठीक है ना। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगले प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए, बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा मेरे भाई। मैं एक प्रश्न के अकॉर्डिंग सारी उसकी निचोड़ दे दूंगा। अगर एक बार आपने देख लिया तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर पढ़ना है तो कहीं भी पढ़िए, अगर सीखना चाहते हो मेरे भाई, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फ्यूचर बुल 247। और प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहे मेरे भाई, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यू आप ही मेरा रख सकते हैं, ठीक है ना। बताइए, वी आर मेड फॉर वन एंड अदर, ये मैंने सही लिखा है मेरे भाई या गलत लिखा है? जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। वी आर मेड फॉर वन एंड अदर, सर आप कभी सही नहीं लिखते, इसलिए ऐसे सोच के आप गलत नहीं दे दीजिएगा, ठीक है ना। शानदार प्रश्न है, बच्चे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जल्द से जल्द बताइए, तब तक मैं नोट करता हूं, ठीक है बच्चा। वी आर मेड फॉर वन एंड अदर, चलिए नोट करिएगा हमारे साथ, वन एंड अदर या तो ईच अदर, नोट करते रहिए हमारे साथ मेरे भाई। इन दोनों का जो मतलब होगा मेरे दोस्त, इन दोनों का जो मतलब होगा वो होता है एक दूसरे से। क्या होता है बच्चा? एक दूसरे से। इन दोनों का, ईच अदर वन एंड अदर, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से, ठीक है ना। जब हम बात करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, टू पर्सन प्लेस एनिमल, ध्यान रखिएगा, जब हम बात करेंगे टू पर्सन प्लेस एनिमल की, मतलब दो पर्सन की, दो प्लेस की, दो एनिमल की, तो वहां हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर मैं बात कर लिया बच्चा मोर देन टू, क्या मोर देन टू किसकी? पर्सन की, प्लेस की, एनिमल की, यानी अगर बात दो की हो रही बेटा तो एक दूसरे के लिए ईच अदर लगा देना। लेकिन अगर दो से अधिक की हो रही है तो एक दूसरे के लिए क्या लगाओगे? वन एंड अदर लगाओगे। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? समझ गए? और इसी का नाम हम कहते हैं बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है ना। एकदम डीप में पढ़नी है तो मेरे भाई जाके फाउंडेशन सीरीज आप पढ़ लीजिए, अच्छे से प्लेलिस्ट में बना है। लेकिन समझिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन से आपसे क्या प्रश्न पूछेगा? ईच अदर और वन एंड अदर, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से। ईच अदर यूज करते हैं टू पर्सन प्लेस एनिमल के लिए, मोर देन टू का मुद्दा आ गया तो वन एंड अदर लगाएंगे। जरा इस प्रश्न में आइएगा, बोला कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, लाइक लैला मजनू की बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे की, तो केवल एक ये हो गया, एक ये हो, तो दो की ही बात कही गई है ना। और अगर सर केवल दो की बात कही गई है तो वहां तो हम क्या लगाएंगे? ईच अदर लगाते हैं। तो वी आर मेड फॉर ईच अदर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ईच अदर होना चाहिए था। बात समझ गए कि नहीं? अगर मैं कह दूं बच्चा, आप मुझे बताओ, यहां मैंने लिखा है 5 ब्रदर्स लव, अब आप मुझे बताइए वन एन अदर लिखूं या ईच अदर लिखूं? बताइए। अब यार तुरंत सर प्रश्न कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उड़ा देंगे। 5 ब्रदर्स लव वन एन अदर होगा, 5 भाई आपस में प्रेम करते हैं, तो सर मुद्दा किसका हो गया? मुद्दा हो गया मोर देन टू का। अगर मोर देन टू का मुद्दा है तो वन एंड अदर लगाते हैं, तो यहां क्या लगाएंगे? वन एंड अदर लगाएंगे मेरे भाई। रेसिप्रोकल से आपसे कितना प्रश्न पूछा जाएगा बताओ? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कभी दिक्कत होगी अगर ये सब पूछा गया? ईच अदर और वन एंड अदर मेरे भाई अच्छे से आपको समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं? एक बार थंब इंप्रेस करते जाना मेरे भाई। चलिए आपको ले चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न से, देखते हैं क्या सीखने को मिलेगा मेरे भाई। जल्द से जल्द, बहुत ही अट्रैक्टिव है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं सीरीज 1 पढ़ाता हूं तो एकदम लेवल के प्रश्न होते हैं, छोटे लेवल मेरे भाई। सीरीज 2 में क्या होगा? थोड़ा उससे कठिन लेवल होगा। सीरीज 3 और कठिन, सीरीज 4 और कठिन, और हर एक टॉपिक के मैं 5 सीरीज आपके बीच में लाता हूं। मतलब हर एक टॉपिक से अगर बच्चा आपको, अगर 50 कंसेप्ट एक सीरीज से मिल रहा है, 250 प्लस अगर मिल गया एक टॉपिक से, तो कभी उस टॉपिक में आपको दिक्कत होगी? कभी नहीं दिक्कत होगी मेरे भाई। मिक्स नहीं ला रहा हूं, मिसलेनियस नहीं ला रहा हूं, पहले एक एक टॉपिक को मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, तब जाके मिसलेनियस लेकर आऊंगा अच्छे तरीके से। आपकी पढ़ाई एकदम बेटा, एक चीज मैं बताऊं, उड़ उड़ के आपको नहीं पढ़ना है, सारे कंसेप्ट आप समझिए, तब जाके इंग्लिश में आप अच्छा मार्क्स कर पाएंगे। और एक चीज मैं बता दूं ना, अगर इस समय एसएससी के लिए अगर आप देख रहे हो आग उठा के ना, तो इंग्लिश थोड़ा अच्छे से अपर लेवल की आनी चाहिए आपको। और मैं आपको 0 टू हीरो, मतलब 0 से एडवांस लेवल की तैयारी कराऊंगा मेरे भाई। अच्छे तरीके से सपोर्ट बने रहिए और कॉपी कलम निकाले रहा करिए। सारी चीज, सारी स्लाइड आपके स्क्रीनशॉट में होनी चाहिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा तो बार बार समझिए, अच्छे तरीके से नोट किया करिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को बताइए, क्या बोला? वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस ऑफिस, मतलब उनमें से एक ने क्या कर दिया? अपने ऑफिस को छोड़ दिया। बताइए प्रश्न क्या सही है कि गलत है?
जल्द से जल्द मेरे भाई बोला ना कि अब भी मौका है मेरे दोस्त, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। मैंने बोला आपके लाइफ में सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल एक ऑप्शन है, किताबों के आगे झुक जाइए, दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। जब आपको पता है, अच्छे तरीके से क्लियर है, तो बार बार भाई उसको फॉलो क्यों नहीं करते, क्यों आपको दिक्कत होती है? अभी वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं नोटिफिकेशन का एक मुद्दा आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना? बने रहिए, बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा मेरे भाई, अच्छे तरीके से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। पहले इस प्रश्न को आप मुझे बताइए। बोला वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस ऑफिस। गिवन अप मतलब त्याग देना, छोड़ देना होता है, मतलब उनमें से एक ने अपनी ऑफिस को क्या कर दिया, छोड़ दिया। एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, जैसे ये वन लिखा है मैंने ना, यहां भी वन लिख देता हूं। वन अपने लिए पॉजिटिव हिज लेता है और वंस लेता है। क्या लेता है? वन अपने लिए पॉजिटिव हिज भी लेता है मेरे भाई, और क्या लेता है, अपने के लिए वंस भी लगाते हैं, ठीक है ना? इनके पीछे कंसेप्ट क्या होता है ये समझने का प्रयास करो, बस दोनों को एक साथ समझाऊंगा, कभी भूलने की जरूरत आपको नहीं है। बेटा वन एक सिंगुलर भी होता है, वन एक बार प्लूरल जैसा भी यूज होता है। मतलब सर वन सिंगुलर जैसा भी प्रयोग होगा, प्लूरल जैसा भी प्रयोग होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में मेरे भाई वन लाइक एज ए सिंगुलर हो गया तो क्या करेगा, अपने साथ हिज लेगा, बात को समझना। लेकिन अगर वन लाइक एज ए प्लूरल हो गया मेरे भाई, तो अपने साथ अपने के लिए क्या लेता है, वंस लेता है। ये बात रट लो, दिमाग में डाल लो, समझ गए कि नहीं? जैसे मैंने बोला वन ऑफ देम, अरे यार वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक ने अपनी ऑफिस को छोड़ दिया, तो केवल एक है ना, वन मतलब यहां सिंगुलर है, तो वन का मतलब अगर सिंगुलर होगा तो अपने के लिए आप वंस के जगह पे हिज लगाते हो। प्रॉब्लम आपको हिज के जगह वंस दे देगा, वंस के जगह हिज दे देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं? अगर मैं कह दूं, बताओ इसका जवाब, वन शुड डू, आप बताइएगा, मैं हिज लगाऊं, बच्चा बताइएगा, हिज लगाऊं कि वंस लगाऊं, बताइए आप, बताइए यहां क्या लगा सकते हैं। बोला वन शुड डू वंस ड्यूटी, पहले ही मैंने बोल दिया, मतलब लोगों को अपना काम करना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो आप मुझे बता दीजिए, यहां वन मतलब लोगों, एक से अधिक, मोर देन वन की बात कर दिया। किसकी बात कर दिया बच्चा? मोर देन वन की बात कर दिया। तो ये क्या होता है, ये प्लूरल ही तो होता है। तो यहां क्या लगाएंगे मेरे भाई, वंस लगाएंगे। यहां अगर हम हिज लगा देते तो गलत हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं आपको, क्लियर हो कि नहीं बच्चा? जरा इस प्रश्न को अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए। वन अगर सिंगुलर है तो हिज लेगा, वन लाइक एज प्लूरल है मेरे भाई, वन से अगर प्लूरल शो हो रहा है, सीक्वेंस अगर प्लूरल दे रहा है तो क्या करोगे, वंस लगाओगे। क्लियर हो कि नहीं? एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करते जाओ, बहुत मजेदार प्रश्न है। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में है और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपको मिलेगा। देखिए मेरे दोस्त, ये रिलेटिव प्रोनाउन से ही प्रश्न है। इसके पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि रिलेटिव प्रोनाउन में किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। पता हो गया कि आरपी के पहले, आरपी से सटा हुआ जो नाउन प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग लगता है सर। यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई। लेकिन मेरे दोस्त आपको यहां देखिए, आपको वर्ब तो मिलेगा, यहां आपको बताना क्या होगा कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। तो जरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिएगा मेरे भाई। हु क्या होता है, हु से कौन का प्रश्न आ रहा है, मतलब लिविंग लग रहा है ना, तो मतलब लिविंग बीइंग को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हु का प्रयोग करते हैं। चलिए इतना पता हो गया। देखिए बच्चा, अगर विच का प्रयोग हो रहा है तो समझना ये एनिमल को दिखाने के लिए होता है। किसको? एनिमल को दिखाने के लिए होता है। क्लियर हो? चलिए स्पेलिंग पे मत जाना, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। एनिमल क्या होगा, एनिमल मतलब हु सर, लिविंग बीइंग मतलब मैं तुम, अगर लोगों की बात किया, पर्सन की बात किया तो हु लगा देते हैं। जैसे उस प्रश्न में आओ, बोला था इट इज आई हु, लिखा था ना, इट इज आई, हु के बाद वर्ब बनाना था, हु आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पार्टी। तो इट इज आई, आई मतलब इंसान, इंसान के बाद क्या लिखा था, हु लगा था। यहां तक तो समझ गए होगे ना अच्छे से। तो इसका मतलब सर हु कब होगा, जब बात लिविंग की करेंगे। एनिमल का, एनिमल की बात कर दिए तो क्या लगेगा, विच लगेगा सर। और अगर मैं बात कर दिया सर, अगर दैट की बात कर देता हूं ना, तो दैट लगता है नॉन लिविंग बीइंग के लिए। किसके लिए लग गया सर, नॉन लिविंग बीइंग के लिए लग गया। यहां तक की बातें तो क्लियर हो, हु विच दैट समझ में आ गया। लेकिन जरा इस प्रश्न में देखो, प्रश्न में क्या कर रहा है, राम एंड हिज डॉग, मतलब राम के लिए कोई लगा दिया तो हु लगा देगा, डॉग को देखकर जो लगा दिया तो विच लगा देगा। अलग अलग तो है नहीं सर, अलग अलग होता तो केवल राम होता तो हु लगा देती, केवल अगर दी डॉग होता तो विच लगा देती। कोई अगर मोबाइल वगैरह की बात किया, नॉन लिविंग बीइंग की बात किया तो दैट लगा देती। लेकिन सर यहां क्या है, यहां राम की बात करेंगे तो एल भी हो गया। यहां अगर मैं बात किया हिज डॉग की तो क्या हो गया, एनिमल हो गया। क्या हो गया, एनिमल हो गया। अब यहां बच्चा दिक्कत हो जाएगा, राम देख के हु लगा देंगे, एनिमल देख के विच लगा देंगे। अब बताओ क्या होगा,
अब तो दिक्कत आ गई, लेकिन जरा आगे भी नोट करना। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एलबी के साथ एनएलबी दिख गया, क्या दिख गया? एलबी के साथ एनएलबी दिख गया। अगर ऐसा मुद्दा आ जाता है कि एलबी के साथ एनिमल दिख गया, क्या दिख गया? अभी आगे पीछे हो सकते हैं कि एनिमल प्लस एलबी या एलबी प्लस एनिमल, ध्यान रखिएगा, गौर करिएगा। इन सब कंडीशन में मेरे भाई आंख बंद करना और दैट लगा देना। क्या करना? आंख बंद करना, दैट जहां होगा टिक करके चले आना, ठीक है ना? बाकी मैं देख लूंगा। देखो बेटा, राम की बात करें तो राम एलबी हो गया, एलबी प्लस हिज डॉग की बात करें तो ये एनिमल हो गया। एलबी प्लस एनिमल में सर क्या लगाएंगे? सर ने बोला था आंख बंद करना और दैट क्लिक करके चले आना, बाकी मैं देख लूंगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं? और अगर लिविंग है तो हु लगाना, नॉन लिविंग है तो आप क्या लगाओगे? सर वो तो दैट में कंपैरिजन है। अगर मैं बात कर लिया सर कि एनिमल है तो विच लगा देना। क्लियर हो कि नहीं? अब अगर ये कनेक्ट होके एक साथ आ रहे तो कैसे लगाओगे वो आपको समझना है। क्लियर है कि नहीं? देखना, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। अब जरा इस प्रश्न को बताना, सर लिविंग के लिए आपने हु रटा दिया। मैं रटाने का काम नहीं करूंगा, जो चीजें होंगी सबको बताऊंगा। अगर वो चीज मैंने बोला स्टार्ट किया हो ना तो पूरा पोस्टमार्टम होगा, परेशान ना होना। इतना इनफ मैं इसीलिए कहता हूं बेटा, टारगेट चैलेंज इसीलिए मैं करता हूं ना कि जाके कोई प्रैक्टिस सेट फॉलो करो मेरे भाई, कहीं किसी एग्जाम में बैठ जाओ। मैं इसीलिए बेटा चैलेंज करता हूं कि नाउन की सीरीज जाके पढ़ लो, टाइम एंड टेस्ट पढ़ाओ, पढ़ लो, उसके बाद कोई प्रश्न सॉल्व करो। ऐसा प्रश्न मेरे पास तुम भेजोगे सर इसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये उठाना छोड़ दूंगा भाई। ये चैलेंज इसीलिए मैं बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस इसीलिए कह रहा हूं कि उसकी जड़ तक जाता हूं भाई, पूरे कॉन्सेप्ट देता हूं। परेशान नहीं होना, आपको जितना बताया वो इनफ है आपके लिए। अगर मैं प्रश्न बोलूं, बताना बच्चा, आई हैव टोल्ड यू ऑल आई नो। अब बताइए हु लगाऊंगा या विच लगाऊंगा या तो दैट लगाऊंगा? जल्द से जल्द जवाब दीजिए कि क्या लगा सकते हैं। जल्द से जल्द जवाब दीजिए, जल्द से जल्द बताइएगा कि हम क्या लगाएंगे यहाँ पे। आई हैव टोल्ड यू ऑल, उसके बाद हु आई नो, विच आई नो, दैट आई नो। अब देखिए कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, आई हैव टोल्ड यू ऑल मतलब आई लिविंग हो गया। अगर लिविंग की बात है सर आंख मूंद के हु लगा दिया और चला आया तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि सत्यम सर के सारे कंसेप्ट अभी बताए कहां, फॉलो कहां किए मेरे भाई? जरा लिखना हमारे साथ। अगर मैं बात कर लिया बच्चा, कहीं भी आपको दी सेम मिल जाए, ठीक है ना, ओनली मिल जाए, ऑल मिल जाए, दी फ्यू मिल जाए, दी फ्यू मिल जाए मेरे भाई, दी लिटल मिल जाए, ठीक है ना, एवरीथिंग मिल जाए, नथिंग मिल जाए, समथिंग मिल जाए, ठीक है ना, एसडी सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको मिल जाए, ये चीजें अगर आपको मिल रही है बेटा तो क्या करना है? ऐसे आंख बंद करना। क्या करना? और आंख बंद करने का सर तरीका रिलेटिव में क्या बताएं कि आंख बंद करने के बाद सिर्फ यही मार के चला आना, बाकी सत्यम सर देख लेंगे। समझ गए कि नहीं? ये सारी चीजें अगर आपको दिखाई देती हैं कहीं पे तो आंख बंद करना, दैट लगा देना, सर सही हो जाएगा, ठीक है ना। जरा प्रश्न में आना, सर आई हैव टोल्ड यू ऑल दिख गया, अगर ऑल दिखा तो ये रूल भूल जाओ बच्चा, तो ये सब गलत करो और आंख बंद करना, दैट लगा के चले ना, बाकी सत्यम सर पे छोड़ देना बेटा। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं? अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा सर रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ब कैसे लगा रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज कर रहे हैं, कभी दिक्कत नहीं होगी बेटा। प्रैक्टिस करना, एक बार नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखो, लेकिन सारे ग्राफ यहां पे बनने चाहिए जितना मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, ठीक है ना। इसलिए आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में, और अगला प्रश्न आपके बीच में बेटा। जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रश्न में। देखिएगा ए और बी मैंने लिखा है, दोनों में बताइएगा कौन सा करेक्ट है, या बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है या एक ही करेक्ट है, वन ऑफ द करेक्ट, दोनों बताइएगा। दोनों में आपसे कौन का करेक्ट लग रहा है? सर आप करेक्ट लिखते नहीं, दोनों तो नहीं गलत है, कभी कभी सही भी लिख देता हूं। देखना, ईच इज हैप्पी, ईच आर हैप्पी, मतलब प्रत्येक लोग खुश हैं, ईच इज हैप्पी होगा तो ईच आर हैप्पी होगा, ये बताने का काम करिएगा। चलिए कुछ कंसेप्ट मैं बताता हूं, अगर आपको इसे पहला सीरीज देखिएगा, अगर मैं कहूं ईच ऑफ दी, ईदर ऑफ दी, ऑफ दी, एवरीवन ऑफ दी, अगर ऑफ के साथ द लग के कोई अगर यहां नाउन लगा रहे हो ना तो ये एग्रीमेंट किया है कि प्लूरल ही होंगे, हम क्या किया है? एग्रीमेंट किया प्लूरल होंगे। लेकिन इनके बाद मेरे दोस्त जो वर्ब लगा रहे हैं तो एग्रीमेंट किया है कि हम सिंगुलर ही होंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट करो, फिर प्रश्न देते हैं, स्क्रीनशॉट करना। अगर मैं कह दूं प्रश्न के अकॉर्डिंग, अगर मैं किया
each of the student has played well। अब ये क्या सही लिखा है सर? गलत हो गया। कैसे गलत हो गया पता है? अगर सर ईच ऑफ द है तो उसके बाद जो नाउन होगा एग्रीमेंट किया है कि प्लूरल होंगे, जो वर्ब होगा एग्रीमेंट किया है तो सिंगुलर होंगे। तो वर्ब देखते हैं सर हैज है सर सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब नाउन को देखते हैं तो स्टूडेंट्स होना चाहिए था। बात समझ रहे हो कि नहीं? पहली सीरीज हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। किसकी हो गई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको हम क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह रहे हैं ना, ईच एवरी आइदर नाइदर। जरा पीछे आना। अब अगर सर इस प्रश्न में आते हैं ना तो एक चीज बताना, जो डीपी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझना पता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये हमेशा सिंगुलर होता है, और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी लेगा? वर्ब सिंगुलर वर्ब लेगा। इसके बाद में देखना जरा, अगर प्रश्न बताऊंगा तो वर्ब पे अगर गौर करोगे बच्चा, अगर वर्ब पे गौर करोगे तो वर्ब देखना सिंगुलर ही है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा बच्चा तो वर्ब आपको सिंगुलर लगाना है। कैसे सिंगुलर लगाना है? कि ईच एवरी आइदर नाइदर सिंगुलर होते ही है सर, लेकिन ऑफ द के बाद अगर जो नाउन ले रहे हैं तो वो प्लूरल लेंगे। वो कंडीशन आपको याद रखना। ये पहली सीरीज हो गई। दूसरी सीरीज क्या कहती है? कि ईच एवरी आइदर नाइदर कहीं दिख जाए आंख बंद करना, देखना कि सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल। सिंगुलर ही सही होगी बच्चा, ठीक है ना? तो ईच आर हैप्पी सर क्या हो गया? गलत हो गया। ईच इज हैप्पी, प्रत्येक लोग खुश हैं, प्रत्येक खुश हैं। ईच इज हैप्पी होगा। क्या होगा? ईच इज हैप्पी, ना कि ईच आर हैप्पी। समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर मैं एक दूसरा प्रश्न दो बेटा, यहां से और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आप मुझे बताइएगा। वी ईच, अब बताइए हैप्पी। अब बताइए इज लगा दो कि आर लगा दो? बताना, थोड़ा दिमाग लगा के बताना बेटा, यहां से प्रश्न बनते हैं। बोला कि वी ईच, अब हैप्पी, ईच की आर? सोच के जवाब दीजिएगा। अभी सर ने क्या बताया? अभी मैंने बताया कि अगर डीपी आपको दिख रहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो आगे क्या होगा बच्चा? आगे हमारी सिंगुलर वर्ब होगी। यहां तक की बातें तो पता है। लेकिन मेरे दोस्त अगर आपको कभी भी डीपी दिख रही, क्या दिख रही? डीपी दिख रही, और डीपी के पहले बेटा एससी दिख जाए, क्या दिख जाए? एससी दिख जाए, तो जो वर्ब लगाओगे ना वो अकॉर्डिंग टू एससी। सर एससी कहने का मतलब क्या हो गया? एससी मतलब एनसी मतलब नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। मतलब ईच एवरी आइदर नाइदर से शुरुआत है तो सिंगुलर लेगा, ये कंडीशन काम कर रहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई कि जहां डिस्ट्रीब्यूटिव के पहले अगर कोई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। समझ गए? तो यहां ईच है बेटा, और ईच के पहले क्या है? ईच के पहले सब्जेक्टिव केस है, तो वी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो यहां आर लगेगा। ये नहीं कि यहां भी ईच दिखा तो इसे लगा दो। ईच से पहले अगर वी यू दे आ गया तो प्लूरल ही तो लेगा, लेकिन ईच से स्टार्टिंग है तो सिंगुलर लेगा। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं? आई होप अच्छे से समझ में आओगे बेटा। आप नहीं समझ में आ रही ना तो एक चीज मैं कह दूंगा, कड़वा है लेकिन सच है, तो इंग्लिश आपके लिए नहीं बनी। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो बेटा कि भाई इतना तो मैं हमेशा बोला ना कि इतना कॉन्फिडेंस और इतना घमंड करता हूं बेटा अपने पढ़ाए हुए बच्चों पे ना, कि क्या जानते हो कि अगर किसी से अच्छा पढ़ाए, किसी से अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो अलग बात है। दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं सर वो आप पे डिपेंड है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस बच्चे को मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, अगर मेरा कॉन्सेप्ट समझ गया तो उसको कोई पढ़ा नहीं सकता। इतना तो मुझे पता है, पूरे ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बेटा तो क्या कर सकते, एकदम डीप से बता रहे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे, और यह समझना तो एकदम लाजमी है। दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा। और जो भी दिक्कत रहे, मैं हमेशा कहता हूं यार एकदम तुमसे मेरे छोटे भाई की तरह, और अच्छे तरीके से कमेंट्स कर दिया करो, सर यहां प्रॉब्लम है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा बेटा। एकदम घर की तरह पढ़ा रहे हैं, छोटे भाई की तरह पढ़ा रहा हूं। अब आपको कहां दिक्कत हो रही? कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बेटा। जो दिक्कत है कमेंट्स करिए आप लोग, ठीक है ना? चलिए इस प्रश्न को बताइए सर, ये कौन सा प्रश्न है? माई सेल्फ राम, ये ट्रेंडिंग बन चुका है। मैंने देखा ना कि आपको पता है सर, देयर आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एंड स्पोकन ऑलवेज कंटेन द इनफॉर्मल लैंग्वेज नॉट अ फॉर्मल। एंड अगर मैं बात कर लेता हूं सर कि यहाँ क्या बोले सर, ग्रामेटिकल इंग्लिश पढ़े ना, तो ग्रामर में सर इनफॉर्मल नहीं चलता। ग्रामर में इनफॉर्मल नहीं चलता। इनफॉर्मल क्या होता है सर? स्पोकन लैंग्वेज होती है। लेकिन एक ट्रेंड देखा है सर, नाम बताने के लिए सर, माई सेल्फ राम, माई सेल्फ रोहित, माई सेल्फ सुमन। क्या सही होता है वो बताइए आप मुझे। आपसे मेरा प्रश्न है सर, जो चीज हमेशा करते आ रहे हो बताओ क्या सही होता है?
कभी नहीं होता बेटा, वो हमेशा गलत होता है, इनफॉर्मल कंटेंट होता है, ग्रामेटिकल पोर्शन गलत हो जाता है, ठीक है ना। माई सेल्फ राम, माई सेल्फ लगा के नाम बताना कभी नहीं से होता, बिकॉज माई सेल्फ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है बच्चा। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव केस होता है। रिफ्लेक्सिव केस इज नेवर यूज एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कभी भी रिफ्लेक्सिव केस को तुम सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में नहीं लिख सकते बेटा, कभी नहीं लिख सकते, वो हमेशा गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव केस कभी नहीं लिखते। मैंने कहा ना कि अगर आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देते हो ना तो एक ट्रेंड बन चुका है, माई सेल्फ रोहित, माई सेल्फ सुमन, माई सेल्फ नहीं लगा सकते बेटा, ईगोइस्ट बताता है, ईगो जरा दिखाता है। अगर आप इंटरव्यू के सामने बैठे हो बेटा ना तो उस समय अच्छे लेवल भी स्टूडेंट है तो अच्छे तरीके से आपको बोलना है। आप आई एम भी नहीं लगा के बोलोगे। कोई दिस इज बोलता है, दिस इज भाई दूसरे का इंट्रो कराने आया। देखिए कैसे करते हैं ना, कुछ बच्चे आई एम बोलते हैं, आई एम सोच बिग ऑडिटोरियम बेटा, एक बड़ी हस्ती बता सकती है, आप मुकेश अंबानी। समझ गए कि नहीं बात को? समझना, बिग ऑडिटोरियम शो करता, आई एम लगा के बोल। माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं, इगोइस्ट लग रहा है ना। आप नॉर्मल अपने एस में जहां आप हो बेटा स्टूडेंट के फेस में नॉर्मल आपने माई नेम इज बोलना है। माई सेल्फ तो कभी लगेगा ही नहीं। माई सेल्फ मैंने पहले ही बताया नेवर यूज एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस बिकॉज दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता। और अगर आपसे कोई पूछ लिया कि माई सेल्फ लगा के ही अपना नाम बताओ आप, तो ग्रामेटिकल कैसे सही करोगे? तो सबसे पहले मेरे भाई उस माई सेल्फ के लिए क्या करोगे, जो रिफ्लेक्सिव केस है उसका सब्जेक्टिव केस लिख लेना। सब्जेक्टिव केस क्या होगा? माई सेल्फ का आई होगा। क्या होगा? और इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे तो पहले आप रिफ्लेक्सिव केस लिख लोगे इसका। तो आई माई सेल्फ क्या करोगे? आई माई सेल्फ, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? एम के बाद क्या है? राम है। अब जाके आई माई सेल्फ एम राम, ये आपका ग्रामेटिकल सही होता है, ना कि माई सेल्फ राम। समझ गए कि नहीं? अगर कोई कहे माई सेल्फ लगा के अपना नाम बताओ तो कैसे बनाओगे? ये बताओगे बेटा। लेकिन इससे आपको बचना है, इस कीड़े से आपको बचना है बेटा, ये ट्रेंडिंग से आपको बचना है। आपको नॉर्मल कहीं अगर बैठे बेटा तो माई नेम इज बोलना है बेटा, आई एम भी नहीं बोलना, दिस इज भी नहीं बोलना, माई सेल्फ तो कभी नहीं बोलना है। अच्छी ग्रामर से होगी बेटा कि अच्छे तरीके से आप पढ़े हो, सारे कंटेंट क्लियर है बेटा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से, ज्यादा समय नहीं लगेगा, सब कुछ आप यहां सीख जाओगे। क्या बोला? लेट राम एंड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको कभी भी प्रेपोजिशन है बेटा तो उसके बाद कौन सी केस लगाएंगे? सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव केस? प्रेपोजिशन के बाद याद रखना हमेशा ओ सी मतलब ऑब्जेक्टिव केस ही लगता है। समझ गए कि नहीं? हाँ, जैसे अगर मैं कह दूं क्रिकेट इज प्लेड बाई ही कि प्लेड बाई हिम, आप मुझे बताइए दोनों में क्या सही करेंगे? तो अब तो समझ में आ गया सर, प्लेड बाई हिम करते हैं तो मतलब अगर कहीं प्रेपोजिशन लग गया तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लगेगा, सब्जेक्टिव केस नहीं लगता। याद रहेगा? बताना एक बार, याद रहेगा ना बच्चा? चलो गुड। और अगर मेरे दोस्त कभी आपको क्या दिख जाए, कभी आपको लेट दिख जाए, कभी आपको बट दिख जाए, ठीक है ना, कभी आपको एक्सेप्ट दिख जाए, अगर ये चीजें दिख रही ना तो आंख बंद करना, बोलना सर क्या लगाएंगे? उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। क्लियर हो कि नहीं? नोट कर लो इसको अच्छे तरीके से, स्क्रीनशॉट कर लो जरा, देखना लेट, अब किसी के नेम का ऑब्जेक्टिव केस वही होता है, समझ रहे हो ना? तो ये ऑब्जेक्टिव केस ही है, आगे एंड लगा के ये सब्जेक्टिव केस हो गया आई, मतलब राम एंड आई के जगह मी करना चाहिए था। मतलब मेरे भाई लेट लगाए, बट लगाए, एक्सेप्ट लिखा है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाइए सर, लेट राम एंड मी होना चाहिए था, राम एंड आई नहीं होना चाहिए था। बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई प्रपोजिशन लगाए तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगी, याद रखना, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अगर मैं कह दूं, बताऊं ही इज बेटर देन मी, अब बताओ क्या सही लिखा है? इज बेटर देन मी, सही है? जल्द से जल्द बताइएगा। ही इज बेटर देन मी, वह मुझसे अच्छा है, ये सही लिखा हूं? देखिए आपको इतना तो पता हो, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया हमने, लेट बट एक्सेप्ट इन सब के बाद क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। लेकिन जब देन कंपैरिजन करते हैं तो देन के बाद आपको सब्जेक्टिव केस लिखना होता है, ये चीज नोट रख लेना, ठीक है ना? बाकी मैं पढ़ाऊंगा एग्जेक्टिव में, पहले आप यहां से समझ लीजिए कि देन के बाद आपको आई करना है, ना कि मी करना है। क्लियर हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? और पीछे वाले प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं? एक बार थंब इंप्रेस करते जाना और बताना सर वाकई में मजा आ रहा है कि नहीं?
बताना मेरे भाई, क्लियर हो कि नहीं। चलिए सीरीज मेरे दोस्त यहीं पे खत्म हो गई है। वेलकम पेज बताता है, मतलब ये सीरीज दूसरी यहीं खत्म हुई। अगली ये कंटिन्यू रहेगी मेरे भाई, मतलब एक टॉपिक के 5 सीरीज होंगे। ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा बेटा, जल्द से जल्द सारी चीजें मैं आपके बीच बताता रहता हूं। अच्छे तरीके से कॉपी कलम निकाल के बैठा करिए, सारे कंटेंट आपके नोट हो जाने चाहिए, ठीक है ना। दिल लगा के पढ़ाई करिए मेरे भाई, कभी आप मुझे नाखुश नहीं करेंगे। और मैं अगर 100% देता हूं मेरे दोस्तों, आपका कर्तव्य है आप भी अपना 100% दीजिए। आपको कोई मेरे भाई पीछे नहीं कर सकता, मास्टर बना दूंगा अगर दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हो फ्यूचर विल 247 के साथ, ठीक है ना मेरे भाई। और आपको एक चीज पता है सर, पेट का संकल्प बैच चल ही रहा है, उसमें कंटिन्यू जुड़िए मेरे भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही, पेट और यूपी पुलिस वालों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली है, ठीक है ना। तो चले मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहे मेरे दोस्त, खिलखिलाते रहो शेरों। जय हिंद।